Welcome everyone. Welcome to my channel Brain Riot and today we are going to start our chapter 3 of IC01 Principle of Insurance and our chapter is Rating and Pricing Insurance Products. तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों ने लास्ट चैप्टर्स में क्या पढ़ा और आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे. So what we studied in previous chapters were basic concepts of insurance, types of insurance like इंश्योरेंस का मतलब हमने समझा इसके टाइप्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स है ना. हमने रिस्क समझा, हेल्थ हजार्ड समझा, पैरल समझे, इंश्योरेंस का ऑपरेशन समझे लाइक फ्रॉम प्रपोजल टू अंडर राइटिंग टू पॉलिसी इंश्योरेंस टू क्लेम्स एंड रोल्स ऑफ इंश्योरेंस समझा. हमने क्लासिफिकेशंस ऑफ रिस्क देखा, राइट, एंड व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क देखा. सो व्हाट इज द बिग आइडिया here? Insurance is a promise today uh, for an uncertain tomorrow. Many people pay little, so few can be helped when a loss happens, right? And अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 में? We will study in chapter 3. We will understand how insurance companies decide the premium, है ना. हम लोग समझेंगे कि जो प्रीमियम होता है, जो हम इंश्योरेंस खरीदते हैं तो उसका प्रीमियम भरते हैं, तो वो डिसाइड कैसे होता है, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो सब हम लोग आज समझ जाएंगे, राइट. सो लेट्स सो और इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या इंक्लूड करने वाले हैं, तो हम लोग समझेंगे कि पहले तो प्राइसिंग इतनी आसान होती है या फिर डिफिकल्ट होती है, प्राइसिंग ऐसे डिसाइड कैसे होते हैं, है ना. क्या क्या उसके मेन पार्ट्स होते हैं प्राइसिंग डिसाइड करने में, राइट. किन चीज़ों का यूज़ करते हैं हम लोग प्राइसिंग को एक फाइनल आउटपुट पे लाने के लिए, उसके फॉर्मूलाज क्या होते हैं और हम कैसे बैलेंस करते हैं, क्योंकि भाई सबके लिए तो अलग अलग रिस्क है ना, सबका अलग अलग प्रीमियम होता है, तो हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, राइट. एंड देन लास्टली एमसीक्यू जो हम हमेशा करते हैं, राइट. सो लेट्स स्टार्ट. So the first thing we have to study is why insurance pricing is difficult, right? तो ऐसे समझो, नॉर्मल बिजनेस में क्या होता है, राइट. नॉर्मल बिजनेस में होता क्या है, तो हम लोग को रॉ मटेरियल्स की चीजें पता होती है, जैसे कि लाइक हमें कॉस्ट पता होता है ना, मतलब कि जैसे हम लोग को एक सामान खरीदना है, जैसे मान लो मैं एक दुकानदार हूँ, ठीक है. अब दुकानदार क्या करेगा, कोई चीज बेच रहा है तो उसको पता है, उसको कोई भी चीज आटा कितना लग रहा है, उसके सामान में चॉकलेट्स कितने रुपए के हैं, वो सारी चीजें उसको पता है ना. उसके ग्रोसरीज या फिर जो भी चीजें हैं उसके पास, उसके प्रोडक्ट्स, उन सब की उसको कॉस्ट पता है, तो वो अपना एक प्राइस क्या कर देता है, सेट कर देता है और उसी प्राइस पे वो सेल कर देता है, ठीक है, अपना प्रॉफिट का मार्जिन लेके. जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है, बिस्किट शॉप है, तो उसका उसके पास उसको पता है कि भाई इसका जो एमआरपी है या फिर जो भी उसको पड़ा है 12 रुपया में उसने खरीदा है, अब उसके प्रॉफिट उसको 3 रुपया उस पर कमाना है. एंड फाइनली वो क्या करता है कि उसको प्रॉफिट और अपना मार्जिन लेके सेलिंग प्राइस पे वो बेच देता है, ठीक है. ये तो सबको पता है, सभी लोग दुकान गए हैं ना, एवरीवन हैव वेंट टू बाय समथिंग एट सम पॉइंट, राइट. बट इंश्योरेंस ऐसा नहीं काम करता है, इंश्योरेंस रिवर्स साइकोलॉजी है एक तरीके से समझो. इंश्योरेंस उल्टा काम करता है, नॉट द सेम वे एज अ नॉर्मल बिजनेस. हम लोग बेचते पहले, फिर डिसाइड करते कॉस्ट क्या है. कैसे काम करता है, वी सेल द पॉलिसी फर्स्ट, then events happen, right, whatever peril happens, what happens, then claim, then the insured gets to the company, goes to the company to get their claim, right, and then we know what the cost of the claim is and we provide the money to the insured. तो इस तरीके से बिजनेस काम करता है इंश्योरेंस का. नॉर्मल बिजनेस में हम लोग को पहले से पता है कि भाई ये सामान इतने का है, इसको इतने में बेचना है, वो फिक्स्ड है, वो बेच देगा जो दुकानदार है. बट इंश्योरेंस में उसको पहले सेल करना पड़ता है अपना इंश्योरेंस, एंड देन जब पेरिल होता है, रिस्क होता है, तो लॉस होता है, तो तो जो जिसको इंश्योरेंस बेचा गया, देन वो आता है अपना क्लेम लेने, तब हमको पता चलता है कि उसको कितना क्लेम देना है. सबको समझ में आ गया, वेरी सिंपल है ना. लाइक इन कार इंश्योरेंस, सेल पॉलिसी फॉर 1 ईयर दैट इज 6,000, सम क्लेम 0 रुपीज, सम क्लेम 50,000 रुपीज, है ना. किसी को कुछ नहीं मिलता है क्योंकि उसके पास लॉसेस नहीं होते, और कुछ को लॉसेस होते तो उसको देना पड़ता है. दैट्स व्हाई इंश्योरेंस प्राइसिंग इज हार्ड. वी मस्ट गेस द फ्यूचर केयरफुली एंड चार्ज अ फेयर प्रीमियम टुडे, है ना. सो इसीलिए हम लोग इस तरीके से समझते हैं कि इंश्योरेंस थोड़ा ट्रिकी है, इसका प्राइसिंग करना. यहाँ तक किसी को दिक्कत क्यों ट्रिकी है ना, क्यों डिफिकल्टीज होती है इंश्योरेंस की प्राइसिंग में, तो ये इतना आसान नहीं होता है ना. आगे तो देखते हैं. प्राइसिंग का मतलब तो समझ गए कि भाई प्राइसिंग हम लोग इंश्योरेंस प्रीमियम प्राइस करेंगे, तो कितने में करेंगे, कैसे करेंगे, वो समझना है ना. अब कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास 4 चीजें हैं. तो इसको ऐसे समझो है ना, एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग. जैसे इंश्योरेंस एक एक तरीके का समझ लो रेसिपी है, नहीं प्रीमियम एक रेसिपी है, ठीक है. प्रीमियम एक क्या है, रेसिपी है, जिसमें इंग्रेडिएंट्स लगेंगे. अब ये 4 उसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है. मेन इंग्रेडिएंट्स ये 4 है, क्या क्या है, बर्निंग कॉस्ट, एक्विजिशन कॉस्ट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड
प्रॉफिट एंड सेफ्टी मार्जिन। बर्निंग कॉस्ट क्या है? एक्सपेक्टेड क्लेम कॉस्ट। एग्जांपल, एक्सीडेंट क्लेम पे आउट टू ए कस्टमर, है ना। अब बर्निंग कॉस्ट वो है जो हम लोग क्लेम कॉस्ट, मतलब इंश्योरर को कितना क्लेम पे करना पड़ सकता है, ये तुम्हारा बर्निंग कॉस्ट। एक्विजिशन कॉस्ट क्या है? तो पॉलिसी बेचने का कॉस्ट, एजेंट कमीशन हो गया, सेल्स एक्सपेंस हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हो गया, ये सब क्या है? तुम्हारा एक्विजिशन कॉस्ट है। अब फिर है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या है? तो ऑफिस चलाने के लिए तो भी कॉस्ट लगेगा ना, स्टाफ को सैलरी देना है, रेंट देना है ना, एडमिन कॉस्ट, ये सब चलने के लिए क्या, ये सब तुम्हारा ऑपरेटिंग कॉस्ट। एंड लास्टली प्रॉफिट, क्योंकि ये तो एक बिजनेस मॉडल है ना, इंश्योरेंस इज व्हाट, बिजनेस मॉडल। सो कंपनी को थोड़ा प्रॉफिट भी चाहिए, और अनएक्सपेक्टेड लॉसेस कंपनी को भी हो सकते हैं, तो उसके लिए क्वेश्चन भी चाहिए, समझ रहे हो। सो ये मेन 4 इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, क्योंकि ऐसे समझो ना, अगर सिर्फ क्लेम कॉस्ट रिकवर किया और ऑफिस कॉस्ट भूल गए, तो कंपनी क्या बोलेगी? क्लेम पे कर दिया, सैलरी कौन देगा? सो फाइनल प्रीमियम में सिर्फ क्लेम्स नहीं, पूरा बिजनेस कॉस्ट इंक्लूडेड होता है, समझे? आई होप समझ गए होगे। ठीक है, अब आगे, ठीक है आगे। अब बर्निंग कॉस्ट आ गया तुम्हारा। अब बर्निंग कॉस्ट का नाम सुन के ऐसा लगता है पैसा लिटरली जल रहा है, राइट? लाइक बर्निंग कॉस्ट, जला दो पैसा। नो ब्रो, इट इज नॉट मनी सेट ऑन फायर। बट इंश्योरेंस में बर्निंग कॉस्ट का मतलब होता है एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ क्लेम्स फॉर अ ग्रुप ऑफ सिमिलर रिस्क। अब इसको समझना है, ठीक है। बर्निंग कॉस्ट फुल प्रीमियम नहीं है ना, इट इज नॉट द फुल प्रीमियम, ये सिर्फ क्लेम्स मनी पार्ट है। क्या मतलब? मतलब कि इंश्योरर का जो एवरेज में क्लेम्स पे करने के लिए कितना पैसा चाहिए, समझ रहे हो? एवरेज है, मतलब एक्सपेक्टेड क्लेम्स का मतलब हम ये माप रहे हैं कि भाई एवरेज इसको कितना पे करना पड़ेगा, किसको? तो जो कस्टमर है, जो भी है ना, इंश्योरर को, जो इंश्योर्ड आते हैं उनको कितना एवरेज में पे करना है। अब इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। मान लो 1000 बाइक है हमारे पास, है ना, 1000 बाइक की पॉलिसी होगी, ठीक है। तो पास्ट डेटा बोलता है कि इस ग्रुप के लिए एक्सपेक्टेड क्लेम कॉस्ट होगा कितना? 2 लाख, 2 लाख रुपए, ठीक है। तो बर्निंग कॉस्ट पूल हमारा 2 लाख हुआ, ठीक है। अब इससे इंश्योरेंस समझेगा कि क्लेम के लिए मिनिमम कितना पैसा रेडी रखना है ना। तो ये एवरेजली मतलब एस्टिमेट लगा के रखेंगे। अब बर्निंग कॉस्ट पास्ट लॉस एक्सपीरियंस से एस्टिमेट हो जाता है, ये तो समझ ही गए, ठीक है। अब कंपनी क्लेम नोट्स देखती है, ठीक है, पैटर्न्स देखती है और एवरेज क्लेम कॉस्ट निकालती है। अब क्योंकि ज्यादा बर्निंग कॉस्ट रहा तो एक्सपेक्टेड क्लेम्स भी क्या हो जाएंगे? ज्यादा हो जाएंगे, है ना। और कम बर्निंग कॉस्ट रहा तो स्मॉलर एक्सपेक्टेड क्लेम्स होंगे। तो ये सारी चीजें होती हैं क्या, व्हाट इज बर्निंग कॉस्ट, है ना। हम लोग पास्ट डेटा से एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई कितने का क्लेम कॉस्ट हो सकता है। आई होप मेमोरी लाइन एक बार पढ़ लेते हैं। बर्निंग कॉस्ट इज द एक्सपेक्टेड क्लेम कॉस्ट फॉर सिमिलर रिस्क फ्रॉम पास्ट लॉसेस, नॉट द फुल प्रीमियम। ये हमारा फुल प्रीमियम नहीं है, बस एक्सपेक्टेड अनुमान लगा के हम, जैसे कि यार हम लोग, जैसे हम लोग को ट्रिप पे जाना है, तो ट्रिप पे जाना है तो कितना खर्चा आएगा हम लोग पहले से सोचते हैं ना कि भाई यहाँ 10,000 20,000, है ना। लेकिन एक्चुअली में जब हम लोग जाते हैं तो पता चलता है कि भाई वहाँ तो चीजें और महंगी है, 20,000 का 30,000 जा रहा है। तो वो सब बाद में देखेंगे, लेकिन हम लोग एस्टिमेट तो लगाते हैं, तो वही चीज है। आई होप समझ गए होगे, गुड। नेक्स्ट इज एक्सपोजर यूनिट्स। हाँ ये देखो एक्सपोजर यूनिट्स यहाँ पे आ गया, है ना। हमारा एक्विजिशन कॉस्ट ये सब तो ठीक है, एक्सपोजर यूनिट्स आ गया। एक्सपोजर यूनिट्स क्या है? एक्सपोजर यूनिट्स तो मैंने तो बताया था पहले भी कि यूनिट्स तो हम समझते हैं कि यूनिट्स कोई ऑब्जेक्ट्स है। एक्सपोजर क्या था कि जो जो रिस्क के अंडर में, जो ऑब्जेक्ट्स रिस्क के अंडर में, वो क्या है? एक्सपोजर यूनिट्स। एक्सपोजर यूनिट इज द बेसिक यूनिट यूज्ड टू मेजर रिस्क, इट इज द थिंग वी काउंट, राइट। एग्जांपल ले लो, मोटर इंश्योरेंस में क्या हो जाएगा तुम्हारा? कार हो जाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस में क्या हो जाएगा? वो जो पर्सन के लिए इंश्योरेंस कराया है वो हो जाएगा तुम्हारा एक्सपोजर यूनिट। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस के लिए हाउस विल बी द एक्सपोजर यूनिट, मरीन कार्गो the shipment will be the exposure unit. So different types of insurance, different things, but the idea is same. Count the exposures to measure the risk. Exposure unit is not money, it is the unit used to count risk. Okay, ये याद रखनी है। एक्सपोजर यूनिट मनी नहीं होता, ये पैसा नहीं, यूनिट है। ओके अगर इंश्योरर बोले 10,000 कार्स इंश्योर्ड, तो एक्सपोजर यूनिट कितना होगा? 10,000। अगर बोले कि एक ग्रुप में, लाइक होता है ना, कहीं बोले कि जो 10,000, जैसे कि एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग कि अगर बोला कि 10,000 कार्स है तो वहाँ पे 10,000 एक्सपोजर यूनिट हो गए। लेकिन अगर किसी ने बोले ग्रुप ऑफ कार्स एक्सपोजर यूनिट्स हैं, तो उस ग्रुप को 1 काउंट करके नहीं बोल देंगे कि वो एक्सपोजर यूनिट है, नहीं। हम पूछेंगे कि उस ग्रुप में कितने हैं कार्स, ठीक है, या फिर जो भी होगा, पर्सन होंगे या फिर बाइक्स होंगे, है उस ग्रुप में काउंट करके बताएंगे हम लोग कि कितने एक्सपोजर यूनिट्स होंगे। ग्रुप को काउंट, ग्रुप एज एक्सपोजर यूनिट नहीं शो कर सकते हम लोग, ठीक है।
ये समझ गए। तो एक्सपोजर यूनिट इतना ही है, बहुत ईजी है, ठीक है। कुछ कुछ टर्म्स होते हैं हम लोग को समझना पड़ता है ताकि हम लोग को आगे आसानी हो सके उसको कैलकुलेट करने में या फिर बनाने में, क्योंकि पिछले चैप्टर्स में भी वो टर्म्स हैं, कुछ कुछ टर्म्स जो हमारे क्वेश्चंस में आते हैं या फिर कहीं पे भी समझने में, क्योंकि आगे के जो पेपर्स हैं उसमें तुमको टर्म्स तो दिखे, टर्म्स का एक्सप्लेनेशन तो रहेगा नहीं, उसमें डायरेक्ट यूज किया हुआ रहेगा, है ना। तो अभी बेसिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसको समझना है। आगे क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लॉस। फ्रीक्वेंसी समझते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है लॉसेस कितनी बार हो रहे हैं। तो फॉर्मूला सिंपल है, यहाँ पे तो दिया हुआ है, नंबर ऑफ लॉसेस बाय एक्सपोजर यूनिट्स। अभी इसको समझते हैं हम लोग, ठीक है। एग्जांपल ले लो, हम लोग डायरेक्ट एग्जांपल से समझेंगे। हमारे पास 10,000 बाइक्स हैं, वी हैव 10,000 बाइक्स एंड 10,000 बाइक्स मींस वी हैव 10,000 एक्सपोजर यूनिट्स। ओके, ये तो हम समझ रहे हैं एक्सपोजर यूनिट्स क्या है। ओके, वी हैव 10,000 एक्सपोजर यूनिट्स एंड साल में 200 एक्सीडेंट क्लेम्स हमने देखे, है ना। हमारी कंपनी में 200 एक्सीडेंट क्लेम्स आए, जिस टोटल 10,000 इंश्योर्ड बाइक्स थे, है ना, जिसमें से 200 के क्लेम्स हमारे पास आए। तो हमको पता चल गया कि फ्रीक्वेंसी क्या है ना, कि हमारे पास कितने ज्यादा क्लेम्स आ रहे। तो हमने कैसे निकाला कि जितने आए, है ना, जितने नंबर ऑफ क्लेम्स डिवाइडेड बाय एक्सपोजर यूनिट्स आ गया 0.02, दैट इज नथिंग बट 2%। परसेंट में कन्वर्ट करना जानते होगे, परसेंट मतलब परसेंट इज इक्वल टू 1/100, राइट, ये तो पता होगा, इसको याद रखना, परसेंटेज 1/100, ठीक है। तो 0.02 को हम लोग लिखते हैं 2/100, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं 2%, ठीक है। ये आप लोग याद रखना, थोड़ा सा मैथ्स, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचा, तो 1/100 को हम लोग लिख देते हैं परसेंट, ठीक है, गुड। तो फ्रीक्वेंसी समझे, फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ लॉसेज फॉर पर एक्सपोजर यूनिट, राइट, कि हाँ, एक एक्सपोजर यूनिट पर कितना लॉस हो रहा है, ये तो ये डेटा दे देता है। लेकिन हम लोग को अगर मेरे पास इंश्योरेंस कंपनी के पास तो बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, एक्सपोजर यूनिट्स, एंड कितना लॉस हो रहा है, तो वो हमको क्या दे देता है, फ्रीक्वेंसी दे देता है, कि भाई एनालिसिस करने में आसानी होगी। इसका हम लोग आगे भी समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक चीज इंपॉर्टेंट, हायर फ्रीक्वेंसी लॉसेज हैपन मोर ऑफन। अगर हायर फ्रीक्वेंसी है तो हमको उससे क्या पता चल रहा है कि लॉसेज ज्यादा हो रहा है, एंड अगर फ्रीक्वेंसी लो है तो हमको क्या पता चल रहा है कि फ्रीक्वेंसी लो है तो लॉसेज भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो हमारा एम क्या होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी लो। वो हम तो नहीं कर सकते क्यों, क्लेम्स तो आते ही रहेंगे, है ना, तो लोगों को सेफ्टी का ध्यान रखना है। एनीवेज, नेक्स्ट है हमारा सेवेरिटी। ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्या है, सेवेरिटी, ठीक है। सेवेरिटी क्या है, सेवेरिटी ऑफ लॉस, हाउ बिग इज ईच लॉस। तो सेवेरिटी का मतलब, फ्रीक्वेंसी ने बताया क्या कि कितनी बार आए, सेवेरिटी क्या बताएगा, सेवेरिटी बताएगा कि जो क्लेम एवरेज में कितना बड़ा है, मतलब कितना बढ़ा है, ठीक है, लाइक हर क्लेम एवरेजली कितना बढ़ रहा है। एग्जांपल ले लो, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ठीक है, जैसे कि हमारे टोटल लॉस, यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, टोटल लॉस बाय नंबर ऑफ लॉसेस। तो टोटल लॉस बाय नंबर ऑफ लॉसेस, अब एग्जांपल ले लो कि 5 एक्सीडेंट क्लेम्स एक साथ हुए तो कितना हो गया, 1 लाख रुपए, है ना, टोटल कॉस्ट कितना हुआ, 1 लाख रुपए। तो अब उसकी सेवरिटी कितनी हो गई, तो एवरेज इसका निकालेंगे, तो 1 लाख बटे 5, तो एवरेज में क्या निकला कि 20,000 एक क्लेम के एवरेज में हो रहे हैं। अब वो 5 क्लेम्स तो डिफरेंट डिफरेंट होंगे, वो तो हमें पता है, लेकिन हम एवरेज देख रहे हैं कि कितना जा रहा है पर क्लेम, हमारा कितना जा रहा है ना, पर क्लेम कितना पैसा जा रहा है। तो एवरेज मेरे पास कितना आया, 20,000। समझ में आया, कंफ्यूज नहीं होना। हमारा फ्रीक्वेंसी था कि कितने नंबर ऑफ लॉसेस हो रहे हैं टोटल इंश्योर्ड यूनिट्स में, है ना, कितने क्लेम्स आ रहे हैं, और सेवेरिटी बताता है कि एवरेज पर क्लेम कितना पैसा क्लेम हो रहा है ना। समझ रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। इंश्योरर तो दोनों देखता है, सिर्फ क्लेम काउंट देखना इनफ नहीं है, क्लेम साइज भी देखना क्या है, जरूरी है, क्योंकि 100 छोटे क्लेम्स और 2 ह्यूज क्लेम्स का इफेक्ट प्रीमियम पर अलग अलग होगा, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ पे सबको, ठीक है। इसका फॉर्मूला देखो, आपको याद रखना, फॉर्मूला इसके नाम से ही आपको पता चल जाएगा, क्योंकि अगर आप नाम पे ध्यान दोगे तो, है ना, फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा था बचपन में, फ्रीक्वेंसी साउंड में चैप्टर में, तो वहां पे ऐसे था कि नंबर ऑफ लॉसेस या नंबर ऑफ क्लेम्स बाय टोटल एक्सपोजर यूनिट्स, और सेवेरिटी का फॉर्मूला क्या है, टोटल लॉसेस बाय नंबर ऑफ लॉसेस, है ना। टोटल लॉसेस ये क्या अमाउंट है, ठीक है, टोटल ऑल क्लेम अमाउंट्स एडेड टुगेदर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ क्लेम्स या टोटल नंबर ऑफ लॉस, ठीक है। समझ में आ गया इतना, ठीक है। अब आ गया तुम्हारा बर्निंग कॉस्ट। बर्निंग कॉस्ट हम लोग समझे थे ना कि क्या था, बर्निंग कॉस्ट क्या था, कि बर्निंग कॉस्ट था कि जो क्लेम अमाउंट है, एक्सपेक्टेड क्लेम अमाउंट, वो कितना होगा, एस्टिमेट करते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था कि भाई ट्रिप पे जाना है तो कितने पैसे खर्चा होगा, तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे, उसका भी एक फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय सेवेरिटी, ये हमारा फॉर्मूला है किस चीज का,
बर्निंग कॉस्ट का। फ्रीक्वेंसी बताता है कितना, टेल्स यू हाउ ऑफन क्लेम्स हैपन, एंड सेवेरिटी टेल्स यू हाउ बिग द एवरेज क्लेम इज, and if you multiply both of these, what you will get? Burning cost, the total cost you expect to pay. समझ में आया? एग्जांपल ले लिए कि हमारे पास 100 पॉलिसीज है ना, 100 पॉलिसीज है एंड उसमें से 2 के क्लेम्स आए, हमारे पास कितने क्लेम्स आए? 2, तो हमारी फ्रीक्वेंसी क्या हो गया? 2/100, दैट इज 0.02। एंड साथ ही साथ हमारे पास जो सेवेरिटी है कितना है? 50,000। 50,000 सेवेरिटी नहीं है, हमारा एवरेज क्लेम साइज दिया हुआ है, सेवेरिटी डायरेक्ट निकाल के दिया हुआ है इसमें ना, इसमें फॉर्मुला नहीं लगाने की जरूरत है, इन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कि सेवेरिटी कितना है? 50,000। तो हमने क्या किया? फ्रीक्वेंसी को सेवेरिटी से मल्टीप्लाई किया, तो हमारा बर्निंग कॉस्ट जो निकला वो क्या निकला? 1000। सो एक्सपेक्टेड कॉस्ट पर पॉलिसी वी हैव टू, द कंपनी हैज टू पे इज 1000। समझ में आया? सो फ्रीक्वेंसी टेल्स हाउ ऑफन एंड सेवेरिटी टेल्स हाउ बिग, एंड देन बर्निंग कॉस्ट बताता है हाउ मच वी एक्सपेक्ट टू पे। ये देखो फॉर्मूला है, ये आप याद कर लो, है ना, इसका तो न्यूमेरिकल्स आएगा, ऑब्वियस सी बात है, फॉर्मूला दिया हुआ है तो ठीक है। समझ गए यहाँ तक? अब आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड एग्जांपल्स है, एग्जांपल्स है, एक्चुअली में ये न्यूमेरिकल था तो इसको एग्जांपल्स में, एग्जांपल में कन्वर्ट कर दिया। जैसे कार थेफ्ट एग्जांपल है, तो हुआ क्या कि कंपनी के पास टोटल 10,000 कार्स है, एंड द कंपनी हैज टोटल कार्स इंश्योर्ड 10,000, बट इन अ ईयर 5 कार्स गॉट स्टोलन, है ना, 5 कार्स गॉट स्टोलन, वैल्यू ऑफ ईच कार इज 5 लाख। ठीक है, इसको ध्यान से रखना है, डेटा को समझना है। वैल्यू ऑफ ईच कार इज 5,000, तो हमें बर्निंग कॉस्ट निकाल के दे दो। ठीक है, व्हाट वी हैव द डेटा, टोटल नंबर ऑफ इंश्योर्ड कार्स एंड टोटल कार्स स्टोलन, दैट इज 5 इन अ ईयर, एंड वैल्यू ऑफ ईच कार इज 5 लाख, देन व्हाट विल बी द बर्निंग कॉस्ट? कैसे निकालेंगे? हमें फॉर्मूला पता है, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय सेवेरिटी। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी? नंबर ऑफ क्लेम्स दैट इज 5 बाय टोटल इंश्योर्ड कार्स, तो 5/1000। गॉट इट? ये आ गया हमारा 0.0005। एंड देन सेवेरिटी, सेवेरिटी का फॉर्मूला क्या है? इज टोटल क्लेम अमाउंट, राइट, टोटल एवरेज क्लेम अमाउंट निकालना है, तो उसके लिए पहले टोटल क्लेम अमाउंट निकालना पड़ेगा। पर कार कितना होगा? तो 5 lakhs इंटू 5, सॉरी हाँ 25, एंड डिवाइड बाई क्या, इसमें देखो डायरेक्ट निकाल के दिया हुआ है 5 लाख, बट हमको, हम लोग अगर समझेंगे तो क्या होगा कि हम लोग वैल्यू ऑफ ईच कार 5 लाख है और स्टोलन कितना है? 5, तो डायरेक्ट 5 लाख हम लोग सेवेरिटी लिख ही सकते हैं, बट अगर हम लोग को फॉर्मुला से निकालना तो क्या होगा? तो 5 इंटू 5 लाख, दैट इज टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा? 25 लाख। अब डिवाइडेड बाई क्या? टोटल स्टोलन क्लेम्स दैट इज 5, ये कट के क्या आ जाएगा? सेम यही चीज आ जाएगा, तो डायरेक्टली ही यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो अब फ्रीक्वेंसी निकल गया, सेवेरिटी निकल गया, डायरेक्ट निकाल दो बर्निंग कॉस्ट। व्हाट इज बर्निंग कॉस्ट पर कार? तो इतना मल्टीप्लाइड बाय दिस, एंड वी गॉट 250। सो ऑन एन एवरेज वी एक्सपेक्ट टू पे व्हाट? 250 रुपीज पर कार। ठीक है, तो ये इंश्योरेंस का क्या है? पूलिंग लॉजिक है, सबका रिस्क एवरेज करके प्राइस बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ तो समझ गए, राइट? मेमोरी लाइन इज फ्रीक्वेंसी इज हाउ मेनी, सेवेरिटी इज हाउ मच, एंड बर्निंग कॉस्ट इज व्हाट वी एक्सपेक्ट। समझ गए? यहाँ तक समझे? गुड, आई होप समझ गए होगा, बहुत सिंपल वे में समझ रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब आप बोल सकते हो बस फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय सेवेरिटी एंड चैप्टर डन। तो नहीं बॉस, रियल वर्ल्ड में, रियल वर्ल्ड प्राइसिंग में एक्स्ट्रा मसाला भी होता है, राइट? लाइक प्राइसिंग्स आर, सॉरी, प्रीमियम्स आर नॉट set by one formula only. Factors include like what are the factors included? Like trends in claims, inflation, court awards, fraud and abuse, reinsurance cost, deductibles, underwriting, judgment, policy features, data quality. तो मतलब एग्जांपल समझो कि हॉस्पिटल है, ठीक है, हॉस्पिटल कॉस्ट फास्ट राइज कर रहा है ना, मतलब हॉस्पिटल कॉस्ट बहुत राइज कर रहा है। अब आज नी सर्जरी 80,000 की है, कल 1 लाख, 2 लाख, 1,20,000 की होगी, हो सकती है ना। अब अगर इंश्योरर ओल्ड डेटा के साथ प्राइस सेट करेगा तो क्लेम आने तो समझ रहे हो क्या होगा? क्लेम आने पे तो 100 ज्यादा लग जाएगा ना उसको, तो फ्रॉड भी इशू है, यहाँ पे फ्रॉड भी इशू बन जाता है। कुछ लोग फेक या फिर एक्स्ट्रा क्लेम्स करने की कोशिश करते हैं, है ना। लीगल अवार्ड्स बढ़ने पर लायबिलिटी क्लेम्स कॉस्टली हो सकते हैं, है ना। तो फॉर्मूला हेल्प करता है ना, जो हम लोगों ने फॉर्मूला सीखा वो हेल्प करता है, बट जजमेंट ऑल्सो मैटर्स, राइट? क्योंकि अब इसको पढ़ना, जैसे 10 ट्रेंड्स इन क्लेम्स है ना, अगर क्लेम्स राइज होंगे तो क्या होगा? प्रीमियम्स आगे बढ़ेगा। इन्फ्लेशन है तो इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग सारी चीजों की प्राइसिंग एडजस्ट होती है, तो क्लेम्स का भी प्राइसिंग को एडजस्ट करना पड़ेगा, राइट? कोर्ट भी अवार्ड कर देता है कभी कभी ज्यादा प्रीमियम, कभी कभी, समझ रहे हो? तो अब कोई फ्रॉड करने की कोशिश करता है, डिसऑनेस्ट कस्टमर बन जाता है, तो उसको भी रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है ना। तो रीइंश्योरेंस होती है तो रीइंश्योरेंस से कॉस्ट बढ़ जाता है। तो ये सारे जो फैक्टर्स है ना, वो क्लेम्स की प्राइसेस को बढ़ाते घटाते रहते हैं, तो हम लोग को सब चीज को देखना पड़ता है। ठीक है, डायनेमिक नेचर हम लोग इसीलिए समझे थे इस चीज का। ओके, तो समझे कि हमारा जो बर्निंग कॉस्ट है
वो फाइनल क्लेम कॉस्ट नहीं है, ठीक है, हमारा एक्सपेक्टेड क्लेम कॉस्ट है ना। लॉस वोलेटिलिटी, वोलेटिलिटी का मतलब है रिजल्ट्स कितना जंप अप एंड डाउन करते हैं। सेम एवरेज का मतलब सेम सेफ्टी नहीं होता। जैसे एग्जांपल ले लो, हेल्थ क्लेम्स स्टे अराउंड सिमिलर अमाउंट्स। इसमें देखो हेल्थ क्लेम्स हर साल अराउंड क्या है, सिमिलर अमाउंट में आ रहे हैं, जैसे 80 है, 85 है, 82 है, राइट, 88 है, 87 है। तो जो इसका एवरेज निकालोगे ना तो क्या आएगा, 84। तो ये जो 84 है ये क्या है, इन्हीं 80s के आसपास है ना, इन्हीं 80s के क्या है आसपास है। तो ये क्या हो रहा है, अपने जो पाथ है उससे क्या हो रहा है, डेविएट हो रहा है, हो तो रहा है, क्योंकि ये तो सेम नहीं है ना, अलग अलग है, तो लेकिन बहुत कम हो रहा है, वेरी लो। हम स्टैंडर्ड डेविएशन को ही बोल रहे हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में बात कर रहे हैं। अपने पाथ से क्या कर रहा है, बहुत ही कम डेविएट हो रहा है, कौन, जो है इस क्लेम का एवरेज पिछले 5 साल के डेटा से। तो इसका डेविएशन क्या है, लो है, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल है जंपी, मतलब इसमें ग्राफ देखो क्या ऊपर नीचे। हम लोगों ने पहला साल देखा 25 है, फिर 30 है, फिर 120, फिर 20, तो इसका एवरेज कितना है 61। लेकिन 61 को देखे तो 61 के यहाँ पे है, तो दोनों के बीच डिस्टेंस क्या है, बहुत ज्यादा है। अगर हम 84 को देखें तो ये यहाँ पे आएगा, देख रहे हो, अपने पाथ में इसमें डेविएशन बहुत कम है और इसमें डेविएशन बहुत क्या है, ज्यादा है ना। अनप्रिडिक्टेबल इसको बोल देते हैं हम लोग, क्या अनप्रिडिक्टेबल ग्राफ है। तो जब अनप्रिडिक्टेबल रहेगा, समझ रहे हो, तो रिस्क क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऑब्वियसली बात है ना, रिस्क क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कोई भी चीज अगर अनप्रिडिक्टेबल होगी तो वो रिस्क क्या होगा, बढ़ा देगी, उसमें रिस्क ज्यादा हो जाएगा। ये तो कॉमन सेंस की बात, समझ रहे हो। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन हाई है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हाई होगा तो क्या होगा, रिस्क भी क्या होगा, हाई होगा, समझे। तो हम लोग क्या चीज समझे, दो चीज समझना है इस स्लाइड में, एक वोलेटिलिटी और एक स्टैंडर्ड डेविएशन। वोलेटिलिटी मींस हाउ मच क्लेम रिजल्ट्स मूव अप एंड डाउन, है ना। ये जो क्लेम रिजल्ट्स हैं वो ऊपर नीचे कितना हो रहे हैं, कितना वोलेटाइल है। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ मैथ टूल दैट शोज हाउ स्प्रेड आउट द रिजल्ट्स आर, है ना, कि कितना फैले हुए रिजल्ट्स अपने एवरेज से कितना आगे या कितना पीछे हैं। तो अगर हायर स्टैंडर्ड डेविएशन रहेगा तो वो रिस्कियर क्या होगा, ज्यादा होगा, मतलब उसका प्रीमियम प्राइस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, समझे। अगर लोअर स्टैंडर्ड डेविएशन होगा तो उसका प्रीमियम क्या होगा, सेफर हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा, समझे। तो यही है तुम्हारा वोलेटिलिटी और डेविएशन जो तुम्हारे प्रीमियम पे इफेक्ट करता है। ओके, गुड। अब आगे क्या, अब अब देखो, इसको हम लोग और एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, है ना। एक एग्जांपल दिया, बुक का ही क्वेश्चन था, जैसे कि टू प्रोडक्ट्स हैव द सेम एवरेज क्लेम कॉस्ट बट वन कैन स्टिल बी रिस्कियर। हम लोगों ने तो लास्ट लास्ट में क्या था कि डिफरेंट डिफरेंट एवरेज थे ना। अब मान लो अगर सेम एवरेज रहा, है ना, कि एक 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 साल में देखो एक प्रोडक्ट ए है, एक प्रोडक्ट बी है, ठीक है, दोनों का कुछ कुछ कॉस्ट रहा, ठीक है, क्लेम कॉस्ट रहा अलग अलग साल, लेकिन एवरेज क्या है 500 और इसका भी एवरेज क्या है 500। तो दोनों का क्या नेक्स्ट साल प्रीमियम सेम रहेगा, नहीं, नहीं सेम रहेगा। क्यों, क्योंकि अगर हम इसका 500 देखें एवरेज, तो देखो क्या है 450, 500, 550, इसके क्या है बहुत करीब है ना, ज्यादा डेविएट नहीं कर रहा है, थोड़ा करीब करीब है ना। डेविएशन क्या है, कम है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन इसमें क्या है, कम है। बट इसमें देखें तो हम लोग अच्छे से देखें तो क्या इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि जो इसका एवरेज है, इसके जो क्लेम कॉस्ट है उससे क्या है, बहुत ज्यादा डिफरेंस पे है, समझ रहे हो। डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, ज्यादा होने का, इसमें वोल्टेलिटी क्या है, ज्यादा है। ज्यादा, जहां वोल्टेलिटी ज्यादा होगी तो वहां पे स्टैंडर्ड डेविएशन भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इंश्योरर अपना सेफ्टी के लिए क्या करता है, वहां पे सेफ्टी मार्जिन बनाने के लिए उसको प्रीमियम को क्या करता है, हायर प्राइस्ड कर देता है, समझ रहे हो, क्योंकि वो अनप्रिडिक्टेबल प्रोडक्ट बन जाता है ना, समझ रहे हो। अरे समझे कि नहीं, ठीक है, गुड, ठीक है। तो एग्जाम में याद रखो कि एवरेज अलोन इज नॉट इनफ, पैटर्न भी देखना है। स्टेबल रिजल्ट्स आर इजियर टू प्राइस एंड जंपी रिजल्ट्स आर नीड मोर केयर। एवरेज सेम है लेकिन सबका अपना अपना ड्रामा है, ठीक है। तो ये है। अब आ गया एक इंपॉर्टेंट चीज, व्हाट इज दैट, प्योर प्रीमियम एंड फाइनल प्रीमियम, ठीक है। सारा से सारा देखो एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है, सारा कुछ एक दूसरे से रिलेटेड है और समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, समझना बहुत ईजी है, क्योंकि ये सबसे ईजीएस्ट चैप्टर है इस पूरे जर्नी का, पेपर का, मेरे को भी यही लगता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग इसमें चीजें समझ रहे हैं, है ना, बेसिक चीजें। प्योर प्रीमियम और फाइनल प्रीमियम का डिफरेंस, ठीक है। प्योर प्रीमियम मींस ओनली क्लेम मनी पार्ट, है ना, इट इज बेसिकली द बर्निंग कॉस्ट पार्ट, लाइक सिर्फ जो क्लेम मनी पार्ट है। और फाइनल प्रीमियम इज द फुल प्राइस पेड बाय द कस्टमर विच इंक्लूड्स क्लेम पार्ट जो होता है ना, जो हम लोग निकालते हैं, सेलिंग कॉस्ट, ऑफिस कॉस्ट और प्रॉफिट, ठीक है। ये चार चीजें भी होती हैं किसमें, फाइनल प्रीमियम, ये तो हमें पहले से ही पता है, ठीक है। अभी इसको एक एग्जांपल समझेंगे, है ना। एक्सपेक्टेड क्लेम कॉस्ट फॉर ए कार इज 10,000। हमने एक्सपेक्टेड क्लेम कॉस्ट 10,000 निकाल लिया, कैसे निकाल लिया, ये तो हमें पता है, फ्रीक्वेंसी इनटू
सेवेरिटी, ठीक। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्योर प्रीमियम बोल रहे हैं, ठीक है। कहीं पे प्योर प्रीमियम निकाल बोलेगा तो समझना क्या है, बर्निंग कॉस्ट निकालने बोल रहे हैं, ठीक। बट जो फाइनल प्रीमियम सेट होगा, जो कस्टमर है वो कितना दे रहा है, 18,500। क्यों, क्योंकि उसमें जो बेचने का उसको पैसा लगा है ना, इंश्योरर को वो भी ऐड करेगा, है ना, जो अपने ऑफिस के वर्क के लिए है, स्टाफ को पैसा देना है, समझ रहे हो, पूरा नेटवर्क को चलाने का पैसा देना है उसका, प्लस जो समथिंग एक्स्ट्रा प्रॉफिट है उसका जो मार्जिन है वो भी है, तो वो सब ऐड वैड करके क्या हो गया, 18,500। समझ रहे हो कि नहीं। तो यही दोनों डिफरेंस है किसमें, प्योर प्रीमियम में और फाइनल प्रीमियम में। तो इट्स लाइक अ पिज्जा बेस, जिसमें मेन पार्ट हटा दो, बस बेस रहेगा, और उसपे जैसे ही सारे सब्जी उब्जी मसाला वसाला पूरा एकदम चीज वीज डाल दोगे तो वो प्रॉपर प्रोडक्ट बन जाएगा क्या, प्रीमियम। ये तो समझ गए। किसी को कोई दिक्कत दिक्कत होगा तो कमेंट में बताओ, उसको समझाएंगे हम क्या। तो अब आ गया हमारा क्या, लोडिंग। देखो एक नया वर्ड आया, लोडिंग। प्रीमियम फॉर्मूला, तो हमें पता था, क्या पता था कि जो बर्निंग कॉस्ट होता है वो हमारा फाइनल प्रीमियम और नहीं है। बर्निंग कॉस्ट क्या है, प्योर प्रीमियम है। तो हमको अगर फाइनल प्रीमियम निकालना है तो कैसे निकालेंगे, उसका भी फॉर्मूला है। तो उसका फॉर्मूला समझने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि लोडिंग क्या होता है। क्या समझना पड़ेगा, लोडिंग क्या होता है। व्हाट इज लोडिंग, लोडिंग मींस द एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ प्रीमियम केप्ट फॉर सेलिंग कॉस्ट, ऑफिस एक्सपेंसेस, प्रॉफिट, सेफ्टी मार्जिन। तो कैसे समझेंगे, ऐसे समझो, किसी बिजनेस, कोई बिजनेस मॉडल है, उसको चलाने के लिए भाई बहुत सारी चीजें चाहिए, है ना, बहुत सारी चीजें चाहिए। जो वहाँ पे स्टाफ्स काम कर रहे हैं उनको पैसा देना है ना, पूरा जो उनका वेबसाइट काम कर रहा है उनको पैसा देना है, वो जो उनका जो खुद का प्रॉफिट है उनको पैसा देना है, जो रिसर्च है उसमें पैसा लग रहा है। तो ये सब चीज क्या मिलके एक बिजनेस बनाते हैं। तो इन सब में जो पैसा जाएगा वो कौन देगा, वो भी तो कस्टमर से ही आता है ना, एक तरीके से, है कि नहीं। तो उसी चीज को हम लोग क्या बोल रहे हैं, लोडिंग बोल रहे हैं। तो अगर मान लेते हैं, तो सपोज हमारे पास क्या है, प्रीमियम है। सपोज हमारा बर्निंग कॉस्ट है जो प्योर प्रीमियम निकला हमारा 1,000 रुपए, ठीक है। तो सेलिंग कॉस्ट का कुछ परसेंटेज होगा, मान लो 10%, कुछ ऑफिस कॉस्ट का परसेंटेज होगा 15%, मतलब कुछ कुछ परसेंटेज जो होंगे, मतलब कुछ कुछ जो अमाउंट होगा उस कॉस्ट का, वो क्या होगा, लोडिंग कहलाएगा। तो उसको हम लोग प्रीमियम में ऐड करें, सॉरी बर्निंग कॉस्ट में ऐड करेंगे, तब जाके वो क्या देगा हमको, प्रीमियम। वो प्रीमियम सेट करेंगे, वो प्रीमियम कस्टमर को भरना पड़ेगा। अभी नीचे की स्लाइड्स में जो नीचे लिखे हैं छोड़ दो, हम लोग इसको बाद में समझते हैं, पहले ये समझते हैं कि क्या समझते हैं कि अब एक नॉर्मल नॉर्मल बंदा, मैं भी क्या करूंगा कि भाई ठीक है, सर ने बताया बर्निंग कॉस्ट, लोडिंग, जो एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे दोनों को जोड़ दूंगा, हमारा निकल जाएगा क्या, प्रीमियम निकल जाएगा। बट ऐसे काम नहीं करता है ना, हम लोगों ने क्या किया, बर्निंग कॉस्ट लिया, उसमें 45% और 550 जोड़ दिया, आ गया मेरा क्या, प्रीमियम। बट ये ऐसे काम नहीं करता, क्यों, क्योंकि जो हमारा लोडिंग कॉस्ट निकलता है, जो लोडिंग कॉस्ट सेट होता है, जो परसेंटेज इसकी सेट होती है, वो प्योर प्रीमियम या बर्निंग कॉस्ट पे नहीं सेट होती, वो फाइनल प्रीमियम पे सेट होती है। समझे, ये कंफ्यूज मत होना, कभी भूलना नहीं है। ये जो लोडिंग सेट होता है वो बर्निंग कॉस्ट पे नहीं, किस पे, फाइनल प्रीमियम पे सेट होता है, ठीक है। जैसे कि 1,000 रुपए में तुम अगर 50% लोगे तो वो कितना हो गया, 500, तो टोटल कितना हो गया, 1,500, है ना, टोटल कितना हो गया, 1,500। बट जो तुम्हारा बर्निंग कॉस्ट है, बर्निंग कॉस्ट मान लो कितना है, बर्निंग कॉस्ट मान लो 50% है, ठीक है। तो 15% किस पे निकलेगा, ये 1500 पे। तो ये जो 1500 का 50% क्या होगा, 750। अब इसको माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, 750, जो कि हमारा बर्निंग कॉस्ट है, नहीं है। समझ रहे हो, क्या नहीं है, हम क्लेम दे पाएंगे वापस उसको, नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए हमारा जो लोडिंग निकलता है किस पे, फाइनल प्रीमियम पे। बट समझेंगे प्रीमियम कैसे निकालेंगे, तो प्रीमियम इक्वल टू बर्निंग कॉस्ट डिवाइडेड बाई 1 माइनस लोडिंग परसेंटेज। तो लोडिंग परसेंटेज को अगर माइनस कर देंगे 1 से तो हमारा निकलेगा बर्निंग कॉस्ट, बिकॉज 1 इज ए होल यूनिट, है ना, टोटल हम लोग एज अ होल नंबर है ना ये। तो 45% हिस्सा बर्निंग कॉस्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है 55% हिस्सा क्या, सॉरी 45% लोडिंग है, तो बचा हुआ हिस्सा क्या होगा, बर्निंग कॉस्ट होगा ना फाइनल प्रीमियम का। तो बर्निंग कॉस्ट किसके बराबर, सॉरी बर्निंग कॉस्ट किसके बराबर हो जाएगा, 1 माइनस लोडिंग परसेंटेज के बराबर, है ना। थोड़ा सा मैथ्स एकदम समझना है, इसको फिर से समझते हैं, ठीक है, फिर से समझते हैं, जूम कर देता हूँ यहाँ पे वाइट चीज है, ठीक है। जैसे कि अगर एक कोई होल चीज है, ठीक है, बड़ा चीज है, होल नंबर 1 मान लो, ठीक है, 1, ठीक है। तो अगर इसका हमने हमने बोला कि जो प्रीमियम है, टोटल प्रीमियम, उसका 45% लोडिंग है ना, लोडिंग। तो जो बचा हुआ 55% रहेगा वो क्या रहेगा, ऑब्वियस सी बात है, वो क्या रहेगा, बर्निंग कॉस्ट रहेगा ना, जो प्रीमियम, जो क्लेम अमाउंट हम लोग सेट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला कैसे काम करता है, प्रीमियम का फॉर्मूला, बर्निंग कॉस्ट डिवाइडेड बाई 1 माइनस लोडिंग। 1 माइनस लोडिंग क्या है, ये बर्निंग कॉस्ट ही है, ठीक है। बट ये इसका जो है फैक्टर में है ना, इसका फैक्टर
फैक्टर फॉर्म है किस चीज का, बर्निंग कॉस्ट का, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या रख रहे हैं 55% लिख रहा है। इतना आई होप समझ गए होंगे कि हम लोग का बर्निंग कॉस्ट कैसे प्रीमियम कैसे निकलता है। ठीक है, बर्निंग कॉस्ट डिवाइडेड बाई वन या एन होगा, 1/1 माइनस लोडिंग परसेंटेज। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लो, अब वहाँ पे फॉर्मूला, अब उस स्लाइड पे जा सकते हैं। तो सपोज एक बर्निंग कॉस्ट दिया हुआ है 550, लोडिंग हो गया 45%, तो हमने अपना रिमेनिंग पार्ट जो कि बर्निंग कॉस्ट क्या है 55%, तो हमने फॉर्मूला लगाया प्रीमियम इक्वल टू बर्निंग कॉस्ट बटा 1 माइनस लोडिंग परसेंट, दैट इज 1000, और यही हमारा सेट हो जाएगा प्रीमियम। आई होप समझ में आ गया होगा फाइनली। इसमें थोड़ा टाइम लगा क्योंकि न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम होती है, इसलिए आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, अब आया आपका रेट, प्रीमियम एंड फेयर प्राइसिंग। रेट और प्रीमियम में डिफरेंस समझो। ठीक है, रेट और पहले प्रीमियम में डिफरेंस समझो। रेट मींस प्राइस पर यूनिट, पर एक्सपोजर यूनिट, एंड प्रीमियम मींस टोटल अमाउंट चार्ज्ड। ठीक है, जैसे कि एक ग्रुप है, तो एक ग्रुप है तो किस चीज का ग्रुप है, तो कार्स का ग्रुप होगा, है ना। तो उस तरीके से, उसी तरीके से हम लोग समझ रहे हैं। ठीक है, एक ग्रुप है तो कार का ग्रुप, एक ग्रुप है तो बाइक का ग्रुप है, तो उस ग्रुप में जितने एक्सपोजर यूनिट है सबका प्रीमियम निकालना है, तो टोटल प्रीमियम कितना होगा, टोटल अमाउंट कितना पे करोगे तुम। ठीक है, तो रेट दैट इज प्राइस पर यूनिट इनटू एक्सपोजर यूनिट्स। एक्सपोजर यूनिट्स तो हमें पता है, जितने एक्सपोजर उस ग्रुप में जितने कार्स एक्सपोजर यूनिट्स में होंगे। एग्जांपल ले लो, दैट इज रेट कितना है 250 पर कार, प्राइस पर कार कितना है तुम्हारा 250, तो एक कार का प्रीमियम कितना हो जाएगा 250, बट उस ग्रुप में अगर मान लो 10 कार है तो क्या हो जाएगा उसका प्रीमियम 250 इंटू 10, दैट इज 2500। समझे, ये समझे। रेट और प्रीमियम, रेट सिर्फ एक यूनिट का ना, पर एक्सपोजर यूनिट, और प्रीमियम टोटल अमाउंट जो लगेगा तुमको अगर तुम्हारे पास मल्टीपल चीजें हैं, मल्टीपल कार से, तो ठीक है, मल्टीपल रिस्क है तो। ठीक है, तो फेयर फेयर प्राइसिंग का मतलब वन साइज फिट्स ऑल नहीं होता। ठीक है, सेफ ड्राइवर एंड रैश ड्राइवर सेम प्रीमियम पेयर करेंगे तो अनफेयर हो जाएगा। तो उसी तरीके से फेयर प्राइसिंग तो हम लोग समझते हैं ना, फेयर प्राइसिंग तो इजी है। फेयर प्राइसिंग में लो रिस्क कस्टमर लो रेट पे कर सकते हैं, और हाई रिस्क कस्टमर हाई रेट पे कर सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि गोल पनिशमेंट नहीं है, गोल सिर्फ क्या है, रिस्क बेस्ड प्राइस है। समझ में आया, गुड। आगे, है ना, यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कि अगर प्राइसिंग बहुत लो हो जाती है या फिर बहुत हाई हो जाती है तो क्या होगा। तो अगर बहुत लो होगा तो भाई ज्यादा कस्टमर्स आएंगे लेने के लिए ना, सस्ता हो गया भाई, चलो सब लोग खरीदते हैं, प्रीमियम खरीदते हैं, है ना, सब लोग इंश्योरेंस खरीद लेंगे। अब बट एक चीज है, बहुत सस्ता होगा लेकिन जो रिस्क डिवाइड होगा सब पे, वो पूल उन सबको रिस्क को भरने के लिए क्या इनफ होगा, नहीं। क्यों, क्योंकि जो प्रीमियम आ रहा है वो बहुत सस्ता आ रहा है ना, बहुत छोटा छोटा अमाउंट में आ रहा है, जो कि अनबैलेंस्ड कर देगा उस पूल को। ठीक है, ठीक है, तो बट अगर रिस्क आएगा उनके पास तो सबको पैसा देना पड़ेगा, तो उस पूल से इनफ होगा नहीं पैसा, तो इंश्योरेंस खुद का पैसा देंगे, कंपनी क्या होगा, बंद हो गया। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। और अगर हाई रहेगा तो, हाई रहेगा तो भाई तब तो कस्टमर आएंगे नहीं प्रीमियम लेने, है ना, इंश्योरेंस लेने, क्योंकि भाई बहुत कॉस्टली हो जाएगा। अब वो अपने कंपटीटर्स के पास जाएंगे, उस कंपनी के कंपटीटर्स के पास जाएंगे, तो बिजनेस के लिए क्या है, खराबी है ना। तो इसीलिए फेयर प्राइसिंग में बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, फेयर प्रीमियम सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि बहुत चीप भी ना हो और बहुत कॉस्टली भी ना हो, है ना, एक बैलेंस बना के मार्केट में चले। ठीक है, समझ गए, वेरी इजी। इस चैप्टर में ज्यादा कुछ है नहीं, बस इतना ही है देखा जाए तो। ठीक है, तो एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं। तो इसके चार पार्ट्स थे, हमने वो समझा, बर्निंग कॉस्ट समझा, है ना, एक्सपोजर यूनिट समझा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी समझा कितनी बार होता है, सेवरिटी समझा कितना बड़ा लॉस हुआ है ना, एवरेज। ठीक है, हाउ बिग द लॉस इज। फिर बर्निंग कॉस्ट का फॉर्मूला देखा, प्योर प्रीमियम समझा, फाइनल प्रीमियम क्या होता है, वोलेटिलिटी देखा, है ना, हमने स्टैंडर्ड डेविएशन समझा, फेयर प्राइसिंग समझी। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़े। मैंने एक स्लाइड बनाया है किसका, देखोगे आगे, ये फॉर्मूला का स्लाइड है ना, ये फॉर्मूला स्लाइड है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रखना, इसको रिवाइज करने में काम आएगा। अभी हम लोग कुछ एमसीक्यू करेंगे, बाकी आप घर पे करोगे, होमवर्क करोगे, है ना। मैं होमवर्क देना पसंद करता हूँ लोगों को ताकि प्रैक्टिस हो सके, एक्चुअली मैं भी वो प्रैक्टिस करता हूँ। तो ठीक है, अब यहाँ पे 5 कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, पहला बर्निंग कॉस्ट, एक सेकेंड, बर्निंग कॉस्ट, बर्निंग कॉस्ट मेनली मींस, बर्निंग कॉस्ट का मतलब क्या है, एक्सपेक्टेड क्लेम कॉस्ट। ठीक है, ऑफिस रेंट प्रॉफिट, क्या एक्सपेक्टेड क्लेम कॉस्ट, कितना क्लेम कॉस्ट हो सकता है। एक्सपोजर यूनिट इज यूज्ड टू काउंट रिस्क एक्सपोजर, पे क्लेम्स और टैक्स, क्या होगा, काउंट रिस्क एक्सपोजर, है ना, काउंट रिस्क एक्सपोजर। एक्सपोजर यूनिट से हम लोग क्या करते हैं, काउंट करते हैं कितने रिस्क एक्सपोज्ड है। फ्रीक्वेंसी टेल्स अस हाउ ऑफन लॉस हैपेंस, है ना, कितने बार लॉस कितने ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है, प्योर प्रीमियम इज, फाइनल प्रीमियम नहीं, क्लेम क्लेम मनी पार्ट ओनली, यस, एजेंट कमीशन नहीं, क्या होगा, क्लेम मनी पार्ट, है ना, क्लेम मनी जितना है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्रीमियम, प्योर प्रीमियम। अब क्या है, व्हाई डज वोलेटिलिटी मैटर,
ठीक है। वोलेटिलिटी क्यों मैटर करता है कि इट शोज हाउ जंपी क्लेम रिजल्ट्स आर, है ना, कि भाई वोलेटिलिटी कितना है क्लेम के प्राइसिंग में, उससे हम लोग उसके प्राइसिंग को सेट करने में आसानी होती है ना। ज्यादा अगर वोलेटिलिटी रहेगी तो आगे ज्यादा प्रीमियम उसका सेट होगा। ठीक है, ये सारे आप लोग एमसीक्यूज करना, कुछ कुछ इसमें ये भी है, ठीक है, न्यूमेरिकल्स, और कुछ में नहीं है। तो इसका आंसर यहाँ पे है। तो ये इस चैप्टर में इतना ही था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। इसी तरीके से हम लोग सारे पेपर इस पेपर के सारे चैप्टर्स खत्म करेंगे, है ना। एंड मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैंने तो बता ही दिया था। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंड पढ़ते रहो भाई।